हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 12 पर हम लोग आ चुके हैं भाई। दिन है 12 और काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। क्या करने वाले हैं, चैप्टर हमारा चल रहा है CWSN। बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर। मुझे पूरा विश्वास है आपको मजा आ रहा है। 11th डे वाली और 10th डे वाली वीडियो आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो बेटा हम लोग डेली बेसिस पर फिजिकल एजुकेशन की बहुत अमेजिंग वीडियो डेली डालते हैं आप लोगों के लिए। तो किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में आप सबके साथ के साथ हम लोग ग्रो करेंगे और आपको स्कोर कराएंगे मैक्सिमम मार्क्स। और अगर आपको विश्वास ना हो हमारे चैनल पर, तो जाके कमेंट सेक्शन देख लेना, मजा आ जाएगा। हमें भी मजा आता है, आप लोगों के कमेंट से काफी प्रेरणात्मक होते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं हमें, ताकि हम अच्छे से अच्छा कर पाए सिर्फ आप लोगों के लिए। तो जल्दी जाओ और फटाफट चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बात करने वाले हैं आज हम लोग क्या, वो ध्यान से सुन लो। अगर आप तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी तो जल्दी से कर लो, डिटेल आपके सामने आ रही है, एक बार पढ़ के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग एडवांटेजेस एंड स्ट्रेटेजीज कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपको पहले करा चुका हूं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले डे 12 में कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग, इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। ये जो हमारे दो टॉपिक है ना, ये लास्ट ईयर ही बोर्ड के एग्जाम में, मतलब फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में ऐड हुए हैं। विश्वास तो थोड़ा कम था, लेकिन पिछले साल बोर्ड के पेपर ही आए थे, ठीक है। मैंने एंड टाइम पे भी बताया था बच्चों को कि भाई ये टॉपिक ना थोड़े से चांस है आने के, और मिल सकते हैं आपको, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन मिले, आ सकता है। इस बार मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से कह रहा हूं कि बोर्ड इन टॉपिक पे काफी फोकस करके चल रहा है, क्योंकि टॉपिक सच में बहुत अच्छे हैं। डिविजनिंग और इंक्लूजन एंड क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं। कैसे एक स्पोर्ट्स में इन सब लोगों को, या दिव्यांग बच्चों को भी, या दिव्यांग लोगों को हम पार्टिसिपेट करा के इक्वालिटी प्रमोट करते हैं, ये काफी अच्छा टॉपिक है। इस टाइप का टॉपिक आने के चांस बिल्कुल है, और जरूरत भी है सोसाइटी को इस टॉपिक को पढ़ने की। तो डेफिनेटली इस साल भी बोर्ड के एग्जाम में टॉपिक आपको मिलने वाला है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा जरूर। इसलिए इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से बेटा आप लोगों को सीख के चलना है, ठीक है। सो डे 12 हमारा इन दो टॉपिक पर पूरा फोकस होने वाला है। अच्छे से कर लेना, इन दोनों टॉपिक को अपने माइंड में सेट कर लेना, ताकि आपके माइंड से टॉपिक निकल ना पाए। इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और 99.9% डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ घुमा के नहीं आने वाला बिल्कुल भी। अपना डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो इस दोनों टॉपिक को अच्छे से सुन लो, समझ लो, याद कर लो, और उसके बाद लिख के जरूर देख लेना। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन के नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे अमेजिंग कोर्सेज के थ्रू इन नोट्स को खरीद सकते हैं बहुत कम रेट पर यार। 100 रुपए 200 रुपए नोट्स, और होता है क्या 100-200 में कुछ नहीं आता यार। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, और नोट्स हुए आपकी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे पास आता है द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग का मतलब होता है, बेसिकली मीनिंग सेम ही है। क्लासिफिकेशन डिविजनिंग का मतलब है कि जब हम किसी भी ओलंपिक में, या पैरालंपिक, डेफ ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक में स्पेशल चाइल्ड को पार्टिसिपेट कराते हैं, तो कैटेगरीज बनानी पड़ती है। कैटेगरीज का मतलब है कि वेट के हिसाब से आप लोगों ने, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हर स्पोर्ट्स के अंदर डिविजनिंग होती है। आप लोगों ने देखा ना, जैसे क्रिकेट के अंदर होता है अंडर 19, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया हमारा। ऐसे आपने देखा होगा वेट लिफ्टिंग वाला होता है 65 किलोग्राम कैटेगरी, 55 किलोग्राम कैटेगरी, 75 किलोग्राम कैटेगरी, ठीक है। ऐसी रेसलिंग में भी होता है अपना, ठीक है। तो हर एक उसकी कैटेगरी है, ताकि एक सही इंसान के साथ फाइट करे। इट मीन्स, मान लीजिए एक सपोज रेसलिंग का गेम चल रहा है अपना, और एक 100 kg का पहलवान 60 किलो के पहलवान के साथ लड़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये जस्टिफिकेशन थोड़ी ना, जस्टिस थोड़ी ना बिल्कुल भी। तो कैटेगरी मेंटेन करना जरूरी है, ताकि एक कैटेगरी वाला 60 किलोग्राम वाला 60 किलोग्राम वाले के साथ ही फाइट करे, तभी एक फाइट को जस्टिफाई करा जा सकता है और सही फाइट मानी जाएगी। इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन या डिविजनिंग। तो इसमें हम लोग स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं, ताकि इस बात को इंश्योर करा जा सके कि जो गेम हो रहा है वो फ्री हो एंड फेयर हो बिल्कुल भी। इसी का नाम है डिविजनिंग, जो कि हमारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो पढ़ते हैं एक बारी। द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड इन डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स टू प्रोवाइड इवन एंड फेयर कंपटीशन फॉर एथलेटिक्स विद डिसेबिलिटीज थ्रू ग्रुपिंग। तो आपको ग्रुपिंग करनी है और कुछ नहीं करनी। ग्रुपिंग कैसे करनी है? ग्रुपिंग करने के बहुत सारे तरीके आते हैं, बस आपको ग्रुपिंग करनी है, लोगों की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। द पर्पस आर वेरी सिमिलर टू द ग्रुपिंग सिस्टम यूज इन मेन स्ट्रीम स्पोर्ट। जैसे बाकी स्पोर्ट्स में होता है, इसमें भी होता है, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग हो सकता है, ग्रुप के अकॉर्डिंग, जेंडर, वेट के हिसाब से हो सकता है। द जनरल गोल ऑफ एनी क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग इज in disability sport is to reduce or minimize
द इफेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ड्यू टू एनी ऑफ द अबव मेंशन वेरिएबल्स लाइक एज, जेंडर, वेट और इवन एबिलिटीज। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि भाई एक सही इंसान अगर सही इंसान के साथ ही फाइट कर रहा है, यू नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एक सही इंसान के साथ है, तो शायद जो रिजल्ट आएगा वो फेयर आ पाएगा, नहीं तो रिजल्ट फेयर नहीं माना जा सकता। इसलिए ग्रुपिंग करो, डिविजनिंग करो, अच्छे से डिवाइड कर दो लोगों के इन सब बेसिस पर, जेंडर के बेस पर, वेट के बेस पर, एबिलिटीज के बेस पर आप डिवाइड करो, तभी एक तरीके से हम लोग अच्छी डिविजनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखे चलेंगे। इसलिए मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी अलग रखी जाती है। आपने देखा है हर स्पोर्ट्स के अंदर मेल कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी को अलग रखा जाता है, तो ये डिविजनिंग ही है। ठीक है, और उसके बाद फिर वेट के अकॉर्डिंग कैटेगरी होती है, एज के अकॉर्डिंग भी कहीं जगह पे कैटेगरी होती है, तो ये और कुछ नहीं, इसी को हम लोग डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स कहते हैं, और ये स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी होता है। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। ओके, डिविजनिंग ऑफ स्पोर्ट्स बाय स्पेशल ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स में भी होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक यूजेज कॉम्पिटिटिव लेवल मैचिंग और ग्रुपिंग रेफर टू एज डिविजनिंग which is fundamental root at Special Olympic. Athletics in competition are matched with other of the same gender, about the same age, and the most importantly about the same competitive ability. तो सही इंसान मतलब गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स, 60 kg वर्सेस 60 kg, अंडर 19 वर्सेस अंडर 19, यही एक सही डिविजनिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपिक्स के अंदर। इस बात को हमेशा ध्यान रखे चलेंगे, बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया, हमेशा ध्यान रखे चलेंगे। ये हमारा एक छोटा सा पैटर्न है डिविजनिंग का। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में 8 to 11 ईयर, 12 to 15 ईयर, 16 to 21 ईयर, 22 to 29 और 30 एंड अबव, ये सब डिविजनिंग रहते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। ठीक है, और अगर हम बात करें टीम स्पोर्ट्स में तो 15 एंड अंडर, 16 से 21 एंड 22 एंड अबव, ये डिवीजन रहती है हमारी टीम स्पोर्ट्स के अंदर। ये ओलंपिक के हिसाब से रहेगी हमारी। ठीक है, उसके बाद जेंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एथलीट्स आर ग्रुप एज पर द जेंडर, इन सम सर्कमस्टेंसेस जेंडर कैन बी कंबाइंड टू। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें जेंडर कंबाइन हो सकता है, जैसे आप लोग देखा है लॉन टेनिस में डबल्स होता है, तो मेल और फीमेल इकट्ठे भी खेलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड जेंडर, वहां पर इकट्ठा भी हो सकता है। कुछ स्पोर्ट्स है जिनमें इकट्ठा पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड करा जाता है, कुछ में नहीं कराया जाता, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। तो जैसे लॉन टेनिस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें डबल्स चलते हैं और मेल फीमेल इकट्ठे भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी है। फाइनली एथलीट्स इन अ स्पेशल ओलंपिक्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एबिलिटी स्कोर्स विच आर रिकॉर्डेड बाय द कमिटी थ्रू प्रिलिमिनरी एंड ऑन साइट इवेंट। तो पहले से जो भी उनकी तैयारी हुई है उस हिसाब से उनको ग्रुप कर दिया जाता है कि अभी ये इस कैटेगरी में लाई कर रहा है बच्चा, अभी इस कैटेगरी में लाई कर रहा है, उस हिसाब से सेम कैटेगरी वाले इंसान के साथ उसका कंपटीशन होगा, ताकि जो एबिलिटी है वो मैच हो और जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो भी अच्छे से मेंटेन करी जा सके। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आई जस्ट होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ। जो तीनों ओलंपिक्स के इसमें टाइप दे रखे हैं, उसका ओथ, उसका लोगो आपको पता होना चाहिए। और ये इंक्लूजन एंड क्लासिफिकेशन 101% आने के चांसेस है पूरे। एक 3 मार्क क्वेश्चन आपको इसके ऊपर जरूर मिलेगा। नया कंसेप्ट है, इट मीन्स वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उसको बहुत 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 अच्छे से करके चलना। 8 नंबर का चैप्टर है और 8 नंबर के हिसाब से चैप्टर में बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, आप बहुत ईजिली इसको कर सकते हैं 8 मार्क्स के लिए। सो ऑल द बेस्ट, डू वेल। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये इंक्लूजन और डिफरेंशिएशन ये कंसेप्ट नए आए हैं, इसी साल ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है, सिलेबस के अंदर, इसीलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके ऊपर आपको मुझे लगता है 3 मार्क का क्वेश्चन मिलना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने अगर इनको ऐड करा है तो कुछ सोच समझ के ऐड कराओगे। अच्छे टर्म्स हैं, इनको समझते हैं क्या होता है इंक्लूजन को, एक बार पढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये जो इंक्लूजन रहता है ना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन से आया। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है और जो नॉर्मल चाइल्ड है उनको इकट्ठे एक एनवायरनमेंट में ही ट्रेन करा जाता है, एक एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है। इंक्लूसिव का मतलब है इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना नहीं है, इंक्लूड करना है। किसको इंक्लूड करना? स्पेशल चिल्ड्रन को भी नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ ही इंक्लूड करने को हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन कहते हैं। मतलब जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी और जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं उनको भी, दोनों को इकट्ठे एक ही एनवायरनमेंट के अंदर ट्रेंड करना, पढ़ाना, सिखाना, इसी को कहते हैं इंक्लूजन। ध्यान रखिए चलेंगे इस बात को। सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ मेथड टू एजुकेट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। द टर्म इंक्लूजन इज एन अम्ब्रेला that term embrace societal ideology. It presents an opportunity for education for disabled people. An inclusive classroom serves education for students with and without disability together. ये ध्यान रखें चलेंगे। ये
दोनों को विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी को टुगेदर एजुकेशन सर्व करता है, इंक्लूड करता है नॉर्मल लोगों के साथ, ताकि आप सही से सीख पाए। इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम। स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम से अलग, स्पेशल एजुकेशन स्पेशल चिल्ड्रन के लिए अलग से रूम बना देते हैं, उस रूम में नहीं पढ़ाना, स्पेशल एजुकेशन नहीं देना, इंक्लूसिव एजुकेशन देना है, नॉर्मल के साथ देना है, ताकि नॉर्मल के लोगों के साथ आप वो अच्छे से डील भी कर पाएं और समझ भी पाएं कैसे कैसे अच्छे से अच्छा करना है। बिकॉज in a special education classroom, disabled students study only with other disabled students. In an inclusive classroom, students with and without special need learn together. They attend the same sports meet and play. It has an advantage that all students, regardless of handicap, will be in a regular classroom. चाहे आपकी disability कुछ भी हो, आप disabled हो नहीं हो, आप सेम क्लासरूम में पढ़ रहे हो, सेम एटमोसफेयर में पढ़ रहे हो, सेम करिकुलम को पढ़ रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ध्यान के चलेंगे। इसलिए ये ट्रेंड बहुत अच्छा है, इसलिए इंक्लूजन का आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अच्छे से करके चलेंगे। ठीक है, फिर है नीड, क्यों इंक्लूजन चाहिए या क्या जरूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन की, इसके बताएं। ये सबसे पहले बेटर क्वालिटी एजुकेशन देते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि सबके लिए सेम रखा गया। दूसरा, ये एस्टैब्लिश करता है चाइल्ड का रिलेशनशिप विद आउटर वर्ल्ड। देखिए, अगर एक स्पेशल चाइल्ड के साथ पढ़ रहा है तो उसकी आइडियोलॉजी सिर्फ वहीं तक सीमित हो जाएगी। जब वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ पढ़ेगा तो वो उस आइडियोलॉजी को भी ग्रास्प करेगा जो कि नई नई है, वो आउटर वर्ल्ड के साथ भी अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा, आउटर वर्ल्ड को और अच्छे से सीख भी पाएगा अपना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बच्चे को सभी बच्चों के साथ, इवन जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको सभी बच्चों, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने का मौका दे, ताकि वो आउटर वर्ल्ड के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। थर्ड, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ग्रो व्हेन स्टूडेंट ऑफ डाइवर्स एबिलिटीज प्ले एंड लर्न टुगेदर। ऑब्वियसली बात है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी आती है जब सारे लोग इकट्ठा खेलते हैं। और फोर्थ है, इट इज बेटर टू कीप अ स्पेशल चिल्ड्रन विद अदर्स बिकॉज इट विल हेल्प देम टू ग्रो एंड डेवलप पॉजिटिवली। तो सबसे अच्छी बात है, पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, क्योंकि जब सब लोगों के साथ, जो कि स्पेशल भी हैं, नॉर्मल भी हैं, सब इकट्ठे करते हैं ना, तो एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी रहती है, मन में एक प्रेरणा भी आती है कि कोई बात नहीं, इनके साथ है, एक अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन हो पा रही है, एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन हो पा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो टीचर जो है वो ट्रेन होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए बच्चों के साथ, दोनों या हर प्रकार के बच्चों के साथ बहुत ईजिली एडजस्ट कर पाए, ये बहुत ज़रूरी है, टीचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। दूसरा, देयर शुड बी एन इंक्लूसिव करिकुलम फॉर दीज स्टूडेंट। एक ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसमें नॉर्मल चाइल्ड और इंक्लूसिव चाइल्ड, बेसिकली जो स्पेशल चाइल्ड है, दोनों के हिसाब से एक्टिविटीज को डिजाइन करा जाए। ठीक है, जो करिकुलम है उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं एक स्पेशल चाइल्ड से वो सारी एक्टिविटीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जो कि एक नॉर्मल चाइल्ड से कर सकता हूं। तो कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज को डिजाइन करा जाए जिसमें नॉर्मल और स्पेशल इकट्ठा पार्टिसिपेट कर पाए। हमें अपने करिकुलम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद, देयर शुड बी अ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बिकॉज इट विल लीड टू द स्टूडेंट्स टुवर्ड द पॉजिटिव डेवलपमेंट। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स की एडवाइस बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो जो हो रही है वो दिखती भी रहे और उनके बिहेवियर से भी समझ आता रहे कि बच्चा सीख रहा है।